साहित्य निधि में आप सुन रहे हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का लिखा हुआ उनका प्रसिद्ध उपन्यास पथ के दावेदार धारावाहिक रूप से। आज सुनिए भाग 12। वो सहसा उठ खड़ी हुई, समेटी दरी झाड़ कर बिछा दी, फिर बांस के मचान पर कंबल तकिया आदि उतार कर अपने हाथ से बिस्तर बिछाते हुए बोली, अपूर्व बाबू के जहाज के चक्के आज मुझे जिस मार्ग का संकेत दे गए हैं, मेरा एकमात्र मार्ग अब वही है। फिर जिस दिन भेंट होगी उस दिन तुम भी स्वीकार करोगे। डॉक्टर व्यग्र होकर बोल उठे, तुमने अचानक ये क्या शुरू कर दिया भारती? क्या इस फटे कंबल को मैं खुद नहीं बिछा सकता था? इसकी तो कोई ज़रूरत थी ही नहीं। भारती बोली, तुमको ज़रूरत नहीं थी लेकिन मुझे तो थी। फिर स्त्रियों के जीवन में इसकी भी ज़रूरत ना रहे तो किस बात की ज़रूरत है, बता सकोगे भैया? डॉक्टर बोले, इसका उत्तर नहीं दे सकूंगा बहन। मैं हार मानता हूँ, लेकिन तुम्हारे अतिरिक्त मुझे और किसी से हार नहीं माननी पड़ी। भारती हंसती हुई बोली, सुमित्रा जी से भी नहीं? नहीं। बिछौना बिछ जाने पर डॉक्टर उस पर आ बैठे। भारती पास आकर बोली, जाने से पहले एक बात और पूछूं तो क्या छोटी बहन का अपराध क्षमा होगा? क्यों नहीं? सुमित्रा जी आपकी कौन है? कुछ देर चुप रहने के बाद डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, वो मेरी क्या है, इसका उत्तर जब तक वो स्वयं न दे तब तक जान लेने का कोई उपाय नहीं है। मैं तो जिस दिन उसे पहचानता भी नहीं था उस दिन मैंने स्वयं अपनी पत्नी कहकर उसका परिचय दिया था। मैंने उसका नाम सुमित्रा रखा था। मैंने सुना है कि उसकी माँ यहूदी थी लेकिन पिता थे बंगाली ब्राह्मण। पहले वो एक सर्कस पार्टी के साथ जावा गए थे, फिर सरवाया रेल के स्टेशन पर नौकरी करने लगे। जब तक वे जीवित रहे सुमित्रा मिशनरी स्कूल में पढ़ती रही। उनके मर जाने के बाद 5-6 वर्ष के इतिहास को सुनने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। नहीं भैया, मुझे सब बताओ, भारती बोली। डॉक्टर ने कहा, मैं भी सब नहीं जानता भारती, केवल इतना ही जानता हूँ कि माँ, बेटी, 2 मामा, एक चीनी और 2 मद्रासी मुसलमान मिलकर जावा में छिपे ढंग से गांजे के आयात निर्यात का धंधा कर रहे थे। मैं नहीं जानता था कि वो लोग क्या करते हैं, बस यही देखा करता था कि बटासिया से सुरवाया तक ट्रेन द्वारा सुमित्रा अक्सर आया जाया करती थी। अत्यंत सुंदर होने के कारण बहुत से लोगों की तरह मेरी भी उस पर नज़र पड़ गई थी। बस सब कुछ यहीं तक सीमित था। लेकिन एक दिन अचानक ही परिचय हो गया स्टेशन के वेटिंग रूम में। वो बंगाली लड़की है, इस बात का पता मुझे पहले नहीं चला। सुंदरी होने के कारण सुमित्रा जी को आप फिर भूल नहीं सके, यही बात है ना भैया? भारती ने कहा। डॉक्टर बोले, एक दिन मैं जावा छोड़कर कहीं और चला गया और शायद उसे भूल भी गया, लेकिन 1 वर्ष के बाद सहसा बेंकुलेन शहर के जेटी पर सुमित्रा से भेंट हो गई। एक बक्स में अफीम थी और सुमित्रा को घेरे चारों ओर पुलिस खड़ी थी। मुझे देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे संदेह नहीं रहा कि अब मुझे उसकी रक्षा करनी पड़ेगी। अफीम के बकस को स्पष्ट अस्वीकार करके मैंने उसे अपनी पत्नी बताकर परिचय दे दिया। उसने ये नहीं सोचा था, इसलिए वो चौंक पड़ी। घटना सुमात्रा में हुई थी, इसलिए मैंने उसका नाम सुमित्रा रख दिया। वैसे उसका वास्तविक नाम रोज़ दाऊद था। उन दिनों बेंकुलेन के मामलों मुकदमों की सुनवाई पादांग शहर में होती थी। वहाँ मेरे घनिष्ठ मित्र थे पाल क्रूगर। उन्हीं के पास सुमित्रा को ले गया। मुकदमा चला। मजिस्ट्रेट ने सुमित्रा को रिहा कर दिया, लेकिन सुमित्रा ने मुझे रिहाई नहीं दी। भारती हंसकर बोली, रिहाई अब मिलेगी भी नहीं भैया। डॉक्टर ने कहा। धीरे धीरे उसके दल के लोग समाचार पाकर ताक झांक करने लगे। मैंने देखा मेरे मित्र पाल क्रूगर भी उसके सौंदर्य पर लट्टू हो गए हैं। एक दिन उन्हीं के पास छोड़कर मैं चुपचाप खिसक गया। उन लोगों के बीच अकेली छोड़कर? तुम बहुत निर्दयी हो भैया। हाँ, अपूर्व की तरह। फिर 1 वर्ष बीत गया। उन दिनों मैं सोलिवस द्वीप के मैकासर नगर के छोटे से अप्रसिद्ध होटल में रह रहा था। एक दिन शाम को कमरे में घुसते ही देखा सुमित्रा बैठी है, हिंदू स्त्रियों की तरह टसर की साड़ी पहने। उसने एक हिंदू स्त्री की तरह झुककर प्रणाम किया और उठकर बोली, मैं सब छोड़कर चली आई हूँ, संपूर्ण अतीत को धो पोंछ कर फेंक आई हूँ। मुझे अपने काम में शामिल कर लो। मुझसे बढ़कर विश्वसनीय साथिन दूसरी नहीं मिलेगी। उसके बाद? भारती बोली। डॉक्टर ने कहा, बात की घटना? बस इतना ही कह सकता हूँ कि सुमित्रा के विरुद्ध शिकायत करने का मुझे आज तक कोई कारण नहीं मिला। जो 21 वर्षों के सभी संस्कारों को धो पोंछ कर साफ करके आ सकती है, उसके प्रति मेरे मन में श्रद्धा है, लेकिन वो है बड़ी निष्ठुर।
भारती की इच्छा हुई कि पूछे, वो निष्ठुर हो सकती है, लेकिन तुम उसको कितना प्यार करते हो, लेकिन लाज के कारण पूछ ना सकी। फिर उस रहस्यपूर्ण युवती के हृदय के गोपनीय इतिहास का आज उसे पता लग गया। उसका ममताहीन, मौन, रहस्यपूर्ण इतिहास किसी का भी अर्थ समझना उसके लिए शेष नहीं रहा। सहसा डॉक्टर के मुंह से असावधानी से एक लंबी सांस निकल गई। पल भर के लिए वो लज्जा से व्याकुल हो उठे, लेकिन उसी एक पल के लिए। दूसरे पल उनका शांत और सहज हास्यपूर्ण स्वर लौट आया। बोले, उसके बाद सुमित्रा को साथ लेकर मुझे कैंटन चला आना पड़ा। भारती हंसी छिपाकर बोली, ना आते भैया, तुम्हें सिर की शपथ किसने दी थी बताओ? हम लोगों में से तो किसी ने दी नहीं थी। सिर की शपथ किसी ने नहीं दी ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैंने सोचा था कि वो बात किसी को भी मालूम ना हो सकेगी। लेकिन तुम में एक दोष ये है कि अंत तक न सुनने से तुम्हारी जिज्ञासा शांत नहीं होती, और न सुनाने से तुम बहुत सी ऐसी बातों का अनुमान करती रहोगी, इसलिए सुना देना ही अच्छा है। मैं भी तो यही कह रही हूँ भैया, डॉक्टर बोले। बात यह है कि सुमित्रा ने मेरे ही होटल की दूसरी मंजिल पर एक कमरा किराए पर ले लिया। मैंने बहुत मना किया, लेकिन वो नहीं मानी। तब मैंने कहा, ऐसी हालत में मुझे यहाँ से चले जाना होगा। यह सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बोली, आप मुझे आश्रय दीजिए। दूसरे दिन मामला समझ में आ गया। दाऊद का गैंग वहाँ दिखाई पड़ा। उस गैंग में लगभग 10 आदमी थे। उनमें से एक आधा अरब और आधा निग्रो था, छोटे मोटे हाथी की तरह। वह अनायासी दावा कर बैठा कि सुमित्रा उसकी पत्नी है। और तुम्हारे ही सामने उन दोनों में शायद खूब झगड़ा हुआ? भारती ने पूछा। हाँ, सुमित्रा ने अस्वीकार करते हुए कहा, सब झूठ है, एक षड्यंत्र है। असल में वो लोग उसे चोरी की अफीम बेचने के काम में वापस ले जाना चाहते थे। प्रशांत महासागर के सभी द्वीपों में उनके अड्डे हैं। गैंग काफ़ी बड़ा है, जिसमें बदमाश लोग शामिल हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं है जिससे ये लोग ना कर सकते हों। मैं जान गया कि यह समस्या आसानी से नहीं सुलझेगी, लेकिन विलंब उन्हें सह नहीं था। वो तत्काल निर्णय करके सुमित्रा को खींच ले जाना चाहते थे। मैंने उन्हें रोका, पुलिस बुलाकर गिरफ्तार कराने का डर दिखाया, तब वो लोग गए। लेकिन धमकी देते गए कि उन लोगों के हाथ से आज तक कोई बचा नहीं। उसके बाद रात को सावधान रहा। मैं जानता था कि वो लोग दल बल के साथ लौटकर आक्रमण करेंगे। भारती ने पूछा, भाग क्यों नहीं गए? पुलिस को खबर क्यों नहीं दी? डच सरकार के पास क्या पुलिस नहीं है? डॉक्टर ने कहा, थाना पुलिस में जाना मेरे लिए निरापद नहीं था, लेकिन वो रात शांतिपूर्वक बीत गई। वहाँ समुद्र के किनारे किनारे चलने वाली व्यापारिक नावें मिलती हैं। अगले दिन एक नाव ठीक कराया, लेकिन सुमित्रा को बुखार आ गया। वो उठ ना सकी। काफ़ी रात बीते दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से नींद टूट गई। खिड़की से झांक कर देखा, दरवाज़ा होटल वाले ने खोला है और 10 आदमी होटल में घुस रहे हैं। वो चाहते थे कि मेरे कमरे के दरवाजे को बाहर से बंद कर दें और बगल की सीढ़ी से ऊपर सुमित्रा के कमरे में चले जाएं। भारती सांस रोककर बोली, उसके बाद? मैंने दरवाज़ा खोलकर ऊपर जाने की सीढ़ी रोक ली। भारती का चेहरा पीला पड़ गया। बोली, फिर उसके बाद? डॉक्टर ने कहा, उसके बाद की घटना अंधेरे में घटी, इसलिए ठीक ठीक नहीं बता सकूंगा, लेकिन अपनी बात मुझे मालूम है। एक गोली मेरे बाएं कंधे में लगी, दूसरी घुटनों के बीच। सवेरा होते ही पुलिस आ गई, पहरा लग गया। गाड़ी आई और पुलिस 6-7 आदमियों को उठा ले गई। होटल वालों ने गवाही दी कि डाकुओं ने धावा बोला था। अंग्रेजी राज्य होता तो मामला कितनी दूर पहुंचता और क्या होता नहीं कहा जा सकता, लेकिन सेलिवरू के कानून कायदे दूसरे ही हैं। मरे हुए लोगों की जब शिनाख्त नहीं हुई तो शायद उन्हें कहीं गाड़ गूड़ दिया। तुम्हारे हाथ से क्या इतने आदमी मारे गए? मैं तो नाम मात्र का था, वो तो अपने हाथों ही मारे गए समझो। भारती चुप बैठी रही। डॉक्टर बोले, उसके बाद कुछ दूर नाव से, कुछ दूर घोड़ा गाड़ी से और कुछ दूर स्टीमर से हम लोग मेकड़ा शहर में पहुंच गए। वहां से नाम धाम बदल कर एक चीनी जहाज़ से कैंटन चले गए। आगे शायद तुम्हें सुनने की इच्छा नहीं है। तुम्हें केवल यही लग रहा है कि भैया के हाथों में भी मनुष्य का खून लगा हुआ है। मुझे मेरे डेरे पर पहुंचा दीजिए भैया, भारती ने कहा। इसी समय जाओगी? हाँ, मुझे पहुंचाओ। चलो। ये कहकर उन्होंने फर्श से एक तख्ता हटाकर कोई चीज़ चुपके से निकालकर अपनी जेब में रख ली। भारती समझ गई कि ये पिस्तौल है। पिस्तौल उसके पास भी थी। सुमित्रा के आदेश के अनुसार वो उसे बाहर जाते समय अपने साथ रखती थी। यह ज्ञान उसे आज पहली बार हुआ कि ये मनुष्यों को मार डालने का यंत्र है। नाव पर भारती ने धीरे धीरे कहा,
तुम जो भी क्यों ना करो, तुम्हारे अतिरिक्त मेरे लिए पृथ्वी पर आश्रय नहीं है। जब तक मेरे मन की अशांति नहीं मिट जाती, तुम तब तक मुझे छोड़कर नहीं जा सकते भैया। बोलो, जाओगे तो नहीं? डॉक्टर ने कहा, अच्छा ऐसा ही होगा बहन। नाव पर बैठी हुई भारती मन ही मन न जाने कितनी बातें सोचती रही। उसके मन पर सबसे जबरदस्त धक्का लगाया सुमित्रा के इतिहास ने, उसके प्रथम यौवन की दुर्भाग्यपूर्ण अनोखी कहानी ने। सुमित्रा को मित्र समझने का दुस्साहस कोई भी स्त्री नहीं कर सकती। भारती उसे प्यार नहीं कर सकी है, लेकिन सब बातों में उसकी असामान्य श्रेष्ठता के कारण उसने अपने हृदय की भक्ति उसे अर्पित की थी। लेकिन उस दिन अपूर्व का अपराध कितना भी भयंकर क्यों ना हो, नारी होकर एकदम सहज भाव से उसकी हत्या का आदेश देने के कारण उसकी वो भक्ति भीषण भय में परिवर्तित हो गई। भारती अपूर्व को कितना प्यार करती है, ये बात सुमित्रा से छिपी नहीं थी। प्रेम क्या है, ये बात भी उससे छिपी नहीं है। फिर भी एक नारी के प्रेमी को प्राण दंड देने में नारी होकर भी उसे रत्ती भर हिचक नहीं हुई। वेदना की आग से छाती के भीतर जब इस प्रकार की ज्वाला भग भग जलने लगती, तब वो अपने को ये कहकर समझा लेती कि कर्तव्य के प्रति इस तरह निर्मम निष्ठा न होने पर पथ के दावेदारों की अध्यक्षा कौन बनती। नाव के घाट पर पहुंचते ही एक आदमी पेड़ की आड़ से निकलकर सामने आ खड़ा हुआ। उसे देखते ही भारती के पांव भय से कांप उठे। डॉक्टर ने बड़ी नरमी से कहा, ये तो अपना हीरा सिंह है, तुमको पहुंचा देने के लिए खड़ा है। क्यों हीरा सिंह जी, सब ठीक है ना? सब ठीक है, हीरा सिंह ने कहा। क्या मैं भी चल सकता हूँ? हीरा सिंह बोला, आपके जाने से क्या कोई रुकावट डाल सकता है? समझ में आ गया कि पुलिस वाले भारती के मकान पर निगाह रख रहे हैं। डॉक्टर का जाना निरापद नहीं है। भारती चुपके से बोली, मैं नहीं जाऊंगी भैया। लेकिन तुम्हें भागकर छिपने की ज़रूरत नहीं है भारती। ज़रूरत पड़ने पर भाग सकूंगी, लेकिन इनके साथ नहीं जाऊंगी। डॉक्टर इस आपत्ति का कारण समझ गए। अपूर्व के मामले के विचार के दिन हीरा सिंह ही उसे धोखे से ले आया था। कुछ सोचकर बोले, तुम तो जानती हो भारती, कितना खराब है मोहल्ला। इतनी रात गए तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं है। और मैं? व्याकुल स्वर में भारती बोली, नहीं भैया, तुम मुझे पहुंचा दो, मैं पागल नहीं हूँ जो। हाथ छोड़कर भारती को नाव से उतरते न देखकर डॉक्टर ने स्नेहिल स्वर में कहा, वहाँ तुम्हें वापस ले जाते हुए मुझे भी लज्जा महसूस होती है। क्या दूसरी जगह चलोगी जहाँ हमारे कवि जी रहते हैं? वो नदी के उस पार रहते हैं। भारती ने पूछा, कौन कवि भैया? हमारे उस्ताद जी, बेहला बजाने वाले। भारती ने प्रसन्न होकर कहा, वो क्या घर पर मिलेंगे? अगर अधिक शराब पी गए होंगे तो कहीं बेहोश पड़े होंगे। इसमें आश्चर्य नहीं, लेकिन मेरी आवाज़ सुनते ही उनका नशा हिरन हो जाता है। नवतारा उनके पास ही रहती है। संभव है तुम्हें कुछ खिलवा भी सकूं। इस ढलती रात में मुझे खिलाने की चेष्टा मत करो भैया, चलो वहाँ चलें, सवेरा होते ही लौट आएंगे, भारती ने कहा। डॉक्टर नाव चलाने लगे तो हीरा सिंह अंधेरे में गुम हो गया। भारती ने आश्चर्य से पूछा, भैया क्या पुलिस इस आदमी पर संदेह नहीं करती? नहीं, ये तार घर का चपरासी है, लोगों के ज़रूरी तार उनके घर पहुंचाया करता है, इसलिए दिन हो या रात किसी भी समय उसका आना जाना संदेहजनक नहीं होता। ज्वार अभी अभी शुरू हुआ है। धीरे धीरे बड़ी सावधानी से लग्गी ठेलते हुए नाव ले जाने के परिश्रम का अनुमान करके भारती ने जल्दी से कहा, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, चलिए आपके घर लौट चलें, ज्वार के खिंचाव में आधा घंटा भी नहीं लगेगा। डॉक्टर ने कहा, केवल इसी काम से नहीं भारती, एक और विशेष काम से उससे मिलना चाहता हूँ। भारती व्यंग भरी हंसी के साथ बोली, उनसे किसी आदमी को कोई काम हो सकता है, इस पर मुझे विश्वास नहीं होता। डॉक्टर कहने लगे, तुम उसे नहीं जानती भारती, उस जैसा सच्चा गुणवान आदमी तुम्हें कहीं नहीं मिल सकता। अपने टूटे बहले की ही पूंजी के बल पर कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ वो ना पहुँचा हो। इसके अतिरिक्त वो बहुत बड़ा विद्वान है। किस पुस्तक में कहाँ क्या लिखा है बताने वाला मेरे परिचितों में उस जैसा दूसरा कोई भी नहीं है। उससे मैं वास्तव में प्यार करता हूँ। भारती मन ही मन अप्रतिभ होकर बोली, तब तुम उसकी शराब पीने की आदत छुड़ाने की कोशिश क्यों नहीं करते? डॉक्टर ने कहा, मैं किसी से कुछ छुड़वाने की कोशिश नहीं करता भारती। वो कवि है, उन लोगों की जाति ही अलग होती है, उनके भले बुरे काम हम लोगों से मेल नहीं खाते। लेकिन इस कारण संसार के भले बुरे कामों के लिए बने कानून क्षमा नहीं करते। उनके गुणों का तो सभी लोग मिलकर उपभोग करते हैं, लेकिन अपने दोषों के लिए वो अकेले ही दंड भोगते हैं। इसलिए कभी कभी जब वो बेचारा बहुत कष्ट पाता है, जब ऐसा व्यक्ति जो उसके दुख का मन ही मन सहयोगी होता है, वो मैं हूँ।
भारती बोली, तुम सभी के लिए दुख अनुभव करते हो भैया। तुम्हारा मन तो स्त्रियों के मन से भी कोमल है, लेकिन अपने उस गुणवान पर विश्वास कैसे करते हो? शराब के नशे में वो सब कुछ प्रकट भी तो कर सकते हैं। डॉक्टर बोले, केवल इतना ज्ञान ही तो उसमें बचा है, फिर उसकी बातों पर कोई अधिक विश्वास भी तो नहीं करता। उसका नाम क्या है भैया? अतुल, सुरेन, धीरेन, जब जो नाम मन में आ जाए। वास्तविक नाम है शशिपद भौमिक। शायद वो नवतारा के कहने पर चलते हैं। ये कहकर डॉक्टर ने नाव घुमा दी। पानी के तेज बहाव के कारण छोटी सी नाव बहुत तेजी से चलने लगी और देखते ही देखते उस पार जा लगी। भारती का हाथ पकड़कर डॉक्टर नाव से उतर पड़े। आगे बढ़ने पर एक तंग रास्ता मिला। उसके आसपास पानी से भरे छोटे बड़े गड्ढे थे। उनके बीच में वो रास्ता अंधेरे में चला गया था। भारती ने कहा, भैया फिर वैसी ही भयानक जगह में ले आए। बाघ भालुओं की तरह ऐसे स्थान के अतिरिक्त तुम लोग और कहीं भी रहना नहीं जानते? और किसी से भले ही न डरो, सांपों से तो डरो। डॉक्टर ने हंसकर कहा, सांप तो विलायत से नहीं आए बहन, उन्हें धर्म ज्ञान है, अपराध न करने वाले को नहीं काटते। ये सुनकर भारती को एक दिन की बात याद आ गई। उस दिन उसके ऐसे ही हास्यपूर्ण स्वर में यूरोप के विरुद्ध कितनी असीम घृणा प्रकट हो गई थी। उन्होंने फिर कहा, बाघ भालुओं की बात कहती हो बहन, मैं अक्सर ही सोचा करता हूँ कि इंसान न रहकर अगर यहाँ बाघ भालू ही रहते तो संभव है ये लोग शिकार करने विलायत से यहाँ आया करते और रात दिन खून चूसने के लिए यहाँ चिपक कर पड़े रहते। भारती मौन रही। अपनी जाति के विरुद्ध इतना बड़ा विद्वेष उसे व्यथित कर देता था। मन ही मन कह उठती थी, ये कभी भी सच नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। सहसा डॉक्टर ठिठक कर खड़े हो गए। बोले, हमारे उस्ताद जी जाग रहे हैं और होश में हैं। ऐसा बहला तुमने कभी नहीं सुना होगा भारती। कुछ आगे बढ़कर भारती रुक गई। उसकी उत्सुकता निरंतर बढ़ती चली जा रही थी। उसका ना कोई आदि था ना अंत। इस संसार में उसकी तुलना नहीं हो सकती। 2 मिनट के लिए मानो भारती को होश ही नहीं रहा। डॉक्टर ने उसके हाथों को जरा सा दबाकर कहा, चलो। भारती बोली, चलो, मैंने ऐसा कभी नहीं सुना था। मैंने भी इससे अच्छा कभी नहीं सुना, लेकिन इस पागल के हाथों में पड़कर उस बेचारे बेहला की दुर्दशा का अंत नहीं है। मैंने ही शायद 10 बार उसका उद्धार किया होगा। सुना है अपूर्व के पास 5 रुपए में गिरवी रखा हुआ था। भारती बोली, मैं उनके नाम रुपए भेज दूंगी। पेड़ों की ओट में एक 2 मंजिला मकान है। नीचे की मंजिल पर कीचड़, ज्वार के पानी और जंगली पौधों ने अधिकार कर रखा है। सामने काठ की एक सीढ़ी है और उसी के सबसे ऊंचे स्थान पर एक तोरण सा बना हुआ है। उसी पर एक बहुत बड़ी रंगीन चीनी लालटेन लटकी है जो झूलती दिखाई दे रही है। उसकी रोशनी में स्पष्ट दिखाई दिया। उसके ऊपर बड़े बड़े काले अंग्रेजी अक्षरों में लिखा हुआ है, शशि तारा लॉज। भारती ने कहा, मकान का नाम रखा है शशि तारा लॉज? लॉज तो समझ गई, लेकिन शशि तारा का क्या अर्थ है? डॉक्टर मुस्कुराकर बोले, शायद शशि पद का शशि और नवतारा का तारा मिलकर शशि तारा बन गया है। ये अन्याय है। अन्याय को तुम प्रश्रय क्यों देते हो? भारती बोली। डॉक्टर हंसकर बोले, तुम क्या अपने भैया को सबसे शक्तिमान समझती हो? कोई अपने लॉज का नाम शशि तारा रखे या कोई पैलेस का नाम अपूर्व भारती रखे, मैं कैसे रोक सकूंगा? भारती क्रोधित होकर बोली, नहीं भैया, इन सब गंदे कामों के लिए उन्हें मना कर दो, वरना मैं उनके घर नहीं जाऊंगी। डॉक्टर बोले, सुना है दोनों का विवाह होने वाला है। भाग्य प्रसन्न हो तो मरने में कितनी देर लगती है बहन? सुना है 15 दिन हुए वो मर गया। दुखी होते हुए भारती हंस पड़ी। शायद ये खबर झूठी है। अगर सच भी है तो कम से कम 1 वर्ष तक तो उन्हें रुकना ही चाहिए, नहीं तो ये काम बहुत ही अशोभनीय होगा। डॉक्टर बोली, अच्छी बात है, कहकर देखूंगा, लेकिन रुकने से अशोभनीय दिखाई देगा या ना रुकने से, ये सोचने की बात है। इस संकेत से भारती लज्जित होकर चुप हो गई। सीढ़ी चढ़ते हुए डॉक्टर बोले, इस पागल के लिए ही मुझे कष्ट होता है। सुना है उस स्त्री को बहुत प्यार करता है, लेकिन संसार के भले बुरे की फरमाइश, मित्रों की अभिरुचि, ये सब बातें अत्यंत तुच्छ हैं भारती। मैं तो केवल इतनी ही कामना करता हूँ कि उसके प्रेम में यदि सच्चाई हो तो ये सच्चाई ही उसका उद्धार करे। भारती ने चौंक कर पूछा, संसार में क्या ऐसा भी होता है भैया? तभी वो दोनों बंद दरवाजे के सामने पहुंचकर रुक गए। बेहला बजना बंद हो गया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खोलकर शशिपद बाहर आए तो सहज ही डॉक्टर को पहचान लिया। फिर भारती को पहचानते ही एकाएक उछल कर बोले, आप भारती, आइए आइए। यह कहकर उन्हें अंदर ले गए।
उनके आनंद से चमकते चेहरे की कपट रहित अभ्यर्थना से, उनके अकृत्रिम उत्साह भरे स्वागत से भारती का सारा क्रोध हवा हो गया। शशि ने बिस्तर के किसी कोने से एक बड़ा सा लिफाफा निकालकर भारती के हाथ में देकर कहा, खोल कर पढ़िए, परसों 10,000 रुपये का ड्राफ्ट आ रहा है, नॉट ए पाई लेस। मैं कहा करता था कि मैं जुआरी हूँ, झूठा हूँ, शराबी हूँ, कैसे हो गया ये? 10,000, नॉट ए पाई लेस। इस 10,000 रुपये के ड्राफ्ट के संबंध में एक पुराना इतिहास है जिसे यहाँ बता देना जरूरी है। कोई इस पर विश्वास नहीं करता था, सब मजाक ही उड़ाते रहते थे। उस्ताद जी का मूलधन यही था। इसी का उल्लेख करके एकदम संकोचहीन होकर वो लोगों से रुपया उधार मांगा करता था और जल्दी ब्याज मूलधन पूरा चुका देने की सौगंध भी खा लेता था। 5-7 वर्ष पहले उनके धनवान नाना की जब मृत्यु हुई तो उसे अपने मेरे भाइयों के साथ संपत्ति का एक हिस्सा मिला था। उसे बेचने की बात 1 महीने पहले हो गई थी। कलकत्ते के एक अटॉर्नी ने लिखा था कि रुपए 2-1 दिन में मिल जाएंगे। पत्र समाप्त करके डॉक्टर ने पूछा, 20,000 रुपये की बात चली थी ना शशि? शशि बोले, 10,000 ही क्या कम है? मेरे भाई हैं, संपत्ति तो अपने ही घर में ही रही। डॉक्टर ने भारती से कहा, इसी तरह का एक पागल मेरा भाई हम लोगों का भी कोई होता, कहकर वो हंसने लगे। शशि को प्रसन्नता नहीं हुई। प्राण प्रण से यही सिद्ध करने लगा कि संपत्ति को बेचे बिना ही इतना रुपया मिल गया, इसलिए कि उसके भाई के समान आदर्श पुरुष संसार में कोई नहीं है। भारती मुस्कुराकर बोली, ठीक है शशि बाबू, तुम्हारे उन भैया को देखे बिना ही उनके देवतुल्य चरित्र को मैंने स्वीकार कर लिया। शशि बोले, लेकिन कल मुझे 10 रुपये देने होंगे, तब उस दिन के 10, कल के 10 और अपूर्व बाबू के 8.5, कुल मिलाकर 30 रुपये परसों तरसों चुका दूंगा, देने ही पड़ेंगे। भारती हंसने लगी। शशि कहने लगा, ड्राफ्ट आते ही बैंक में जमा कर दूंगा। जुआरी, शराबी, स्पथिस्ट, जो भी जी में आता रहा है लोग कहते रहे हैं, लेकिन इस बार दिखा दूंगा। केवल ब्याज से ही गृहस्थी का खर्च चलाऊंगा, उसमें से भी बच जाएगा। डाकघर में अकाउंट खोलना पड़ेगा, घर में रखना ठीक नहीं। 5-6 साल में एक मकान खरीद लूँगा। खरीदना तो पड़ेगा ही, गृहस्थी गर्दन पर आ पड़ी है। डॉक्टर भारती के मुंह की ओर ताकते हुए हंसने लगे, लेकिन वो गंभीर मुंह किए दूसरी ओर देखती रही। शशि ने कहा, मैंने शराब छोड़ दी है, शायद आपने सुना हो। नहीं, डॉक्टर बोले। एकदम, नवतारा ने प्रतिज्ञा करा ली। डॉक्टर बोले, शशि जान पड़ता है अब शीघ्र ही यहाँ से हिल नहीं सकोगे। शशि बोले, ये बात कैसे हो सकती है? अब मैं आप लोगों के साथ संबंध न रख पाऊंगा। लाइफ को अब रिस्क में नहीं डाला जा सकता। डॉक्टर ने भारती की ओर मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, हमारे उस्ताद जी में और चाहे जो भी दोष हों, लेकिन आँखों का लिहाज इनमें है। ऐसा अपवाद तो बड़े से बड़ा शत्रु भी नहीं लगा सकता। यदि सीख सको तो ये विद्या तुम इनसे सीख लो। प्रत्युत्तर में शशि का पक्ष लेकर भारती ने बहुत ही भली लड़की की तरह कहा, लेकिन झूठी आशा देने की अपेक्षा स्पष्ट कह देना ही अच्छा है। ये बात मुझसे नहीं होती। अगर शशि बाबू से मैं ये विद्या सीख पाती तो आज मुझे छुट्टी मिल जाती भैया। उसके कंठ स्वर का अंतिम अंश भारी सा हो गया। शशि ने ध्यान नहीं दिया। ध्यान देने पर उसका तात्पर्य शायद समझ भी नहीं पाता, लेकिन इसमें निहित अर्थ जिसे समझना चाहिए था उन्हें समझने में देर नहीं लगी। 2 मिनट तक सभी मौन रहे। डॉक्टर ने बात शुरू की। बोले, शशि 2 दिन के भीतर ही मैं जा रहा हूँ पैदल के रास्ते से। पैसिफिक के सारे आइलैंड एक बार फिर घूम आऊँ। कब लौटूंगा नहीं जानता। लौटूंगा भी या नहीं ये कौन जानता है, लेकिन यदि कभी लौटूं शशि तो तुम्हारे घर में शायद मुझे स्थान नहीं मिलेगा। शशि पल भर उनके मुंह की ओर टकटकी लगाकर देखता रहा। उसका चेहरा और स्वर आश्चर्यजनक रूप से बदल गया। गर्दन हिलाकर बोला, मेरे घर पर आपको सदा स्थान मिलता रहेगा। ये क्या कहते हो शशि? मुझे स्थान देने से बड़ी विपत्ति मनुष्य के लिए और क्या हो सकती है? डॉक्टर ने कहा। शशि ने कहा, ये तो मैं जानता हूँ कि मुझे जेल की सज़ा मिलेगी, मिलने दो, कहकर वो चुप हो गया। फिर पल भर बाद भारती को संबोधित करके धीरे धीरे कहने लगा, मेरा ऐसा मित्र और कोई नहीं है। सन 1911 में जापान के टोक्यो शहर में बम गिरने के कारण जब कोटकू के समूचे गिरोह को फांसी की सज़ा मिली थी, तब डॉक्टर उनके अखबार के उपसंपादक थे। मकान के सामने के हिस्से को पुलिस ने घेर लिया था। मैं रोने लगा तो इन्होंने कहा, डरने से काम नहीं चलेगा शशि, हम लोगों को भाग जाना चाहिए। पीछे की खिड़की से रस्सी लटकाकर इन्होंने मुझे उतार दिया, फिर स्वयं उतर गए। ओह, याद है आपको डॉक्टर साहब? ये कहकर वो अतीत की यादों से रोमांचित हो उठा।
डॉक्टर ने हंसकर कहा, याद तो जरूर है। शशि ने कहा, याद रहने की बात ही है। आप सहायता ना करते तो उस दिन हम लोगों की जीवन लीला समाप्त हो जाती। शंघाई बोट में फिर कदम न रखना पड़ता। वहाँ जैसे नाटे लुच्चे बदमाश भारत में कहीं भी नहीं मिलेंगे। मैं तो आप लोगों के बमबाज दस्ते में शामिल नहीं था, बस डेरे पर रहता था, बेला से खाया करता था। लेकिन इस बात को क्या कोई सुनने वाला था? शैतानों के ना तो कानून होते हैं ना अदालत। पकड़ पाते तो जरूर मुझको जिबह कर डालते। आज जो ये सब बातें कह रहा हूँ केवल आपकी उसी कृपा से। ऐसा मित्र संसार में दूसरा नहीं है, ऐसी दया भी संसार में कहीं नहीं देखी। भारती की आंखों में आंसू भर आए। बोली, अपनी पूरी कहानी किसी दिन हम लोगों को सुना दो ना भैया। भगवान ने तुमको इतनी बुद्धि दी थी तो क्या केवल इस अमूल्य प्राण का मूल्य समझने की बुद्धि देना ही भूल गए? जापानियों के देश में ही अब फिर जाना चाहते हो? शशि ने कहा, मैं ठीक यही बात कहता हूँ भारती। कहता हूँ इतनी बड़ी स्वार्थी, लोभी और नीच जाति से कुछ आशा मत करो। वो लोग किसी भी दिन आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, कमर में रस्सी बांधने की घटना भी शशि भूल नहीं सका, ना इस जीवन में वो जापानियों को ही क्षमा कर सका। लेकिन इतना ही उनका सब कुछ नहीं है भारती। इतनी आश्चर्यजनक जाति भी संसार में और कोई नहीं है। केवल आज की बात नहीं है, प्रथम दृष्टि में ही जिस जाति ने ये कानून बना दिया कि जब तक सूर्य चंद्र रहेंगे उस राज्य में ईसाइयों का प्रवेश नहीं होगा, और अगर प्रवेश करें तो उन्हें कठोर दंड दिया जाए, ऐसी जाति भले ही कुछ भी क्यों ना करे हमारे लिए अभिनंदनीय है। कहने वाले की दोनों आंखें पल भर में प्रदीप्त दीप शिखा की भांति दमक उठी। उस वज्र जैसी कठोर भयंकर दृष्टि के सामने शशि उद्भ्रांत सा हो उठा। भयभीत होकर बार बार सिर हिलाते हुए बोला, ये तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। भारती के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। उसका हृदय इस अभूतपूर्व आवेग से थरथर कांप उठा। उसे लगा कि इस गहरी आधी रात में आसन्न विदाई के ठीक पहले पल भर के लिए उसने उस मनुष्य का स्वरूप देख लिया। डॉक्टर ने अपनी छाती की ओर उंगली दिखाकर कहा, तुम क्या कह रही थी भारती कि इस जीवन का मूल्य समझने योग्य बुद्धि भगवान ने मुझे नहीं दी है? झूठ है। सुनोगी पूरा इतिहास? कैंटन के गुप्त सभा में सान्याल सेन ने मुझसे कहा था। सहसा भारती भयभीत होकर बोल उठी, लगता है कुछ लोग सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहे हैं। डॉक्टर ने धीरे से पिस्तौल जेब से निकाल कर कहा, इस अंधकार में मुझे बांध पाने वाला आदमी इस संसार में नहीं है। शशि ने कहा, आज नवतारा आदि आने वाली थी शायद। डॉक्टर हंसकर बोले, शायद वो ही है, बहुत हल्के कदम हैं, लेकिन उनके साथ आदि लोग कौन हैं? शशि ने कहा, आपको नहीं मालूम? हम लोगों की प्रेसिडेंट साहिबा आ रही हैं शायद। भारती ने विस्मित होकर पूछा, कौन प्रेसिडेंट? सुमित्रा जी? शशि ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। यह कहकर वो तेजी से कदम बढ़ाकर द्वार खोलने लगा। भारती डॉक्टर के मुंह की ओर ताकती रही। उसके मन में यह बात आ गई कि वो अपने यहाँ आने का कारण समझ चुकी है। आज की रात बेकार नहीं जाएगी। संभावित विघ्न बाधाओं के बीच पद के दावेदारों की अंतिम मीमांसा आज होनी आवश्यक है। हो सकता है अय्यर हो, तलवलकर हो, और कौन जाने निरापद समझकर ब्रजेंद्र ने ही शहर छोड़कर इस जंगल में आश्रय लिया हो। डॉक्टर ने अपने स्वभाव और नियम के अनुसार पिस्तौल छिपाया नहीं, उसे बाएं हाथ में उसी तरह पकड़े रहे। उनके शांत चेहरे से कोई भी बात जानी नहीं जा सकी, लेकिन भारती का चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। जिन जिन लोगों ने कमरे में प्रवेश किया वो सभी अच्छी तरह जाने पहचाने लोग थे। डॉक्टर ने कहा, आओ, लेकिन उनके चेहरे का भाव देखते भारती समझ गई कम से कम आज वो इसके लिए तैयार नहीं थे। सुमित्रा के आने के बारे में उन्हें पता था, लेकिन सभी लोग उनके पीछे पीछे चलते हुए इस पार आ इकट्ठे हुए हैं इसकी जानकारी उन्हें नहीं थी। किसी भी तरह की कोई आकस्मिक घटना नहीं हुई है, इसलिए उनकी जानकारी के बिना ही किसी तरह का गहन परामर्श हो चुका है, इसमें संदेह नहीं है। आगंतुक लोग आकर चुपचाप फर्श पर बैठ गए। किसी के आचरण से रत्ती भर भी आश्चर्य या उत्तेजना प्रकट नहीं हुई। यह बात स्पष्ट रूप से समझ में आ गई कि डॉक्टर के संबंध में भले न हो, लेकिन डॉक्टर के आने के संबंध में वो पहले ही जान गए थे। अपूर्व के मामले को लेकर दल में इस प्रकार मतभेद पैदा हो जाएगा, यह आशंका भारती के मन में थी। शायद आज ही इसका निश्चित निर्णय हो जाएगा। ये सोचकर भारती के हृदय में कपकपी होने लगी। सुमित्रा के चेहरे पर उदासी थी। उसने भारती से कोई बात नहीं की, उसकी ओर अच्छी तरह देखा तक नहीं।
ब्रजेंद्र ने अपनी गेरुआ पगड़ी उतारकर अपनी मोटी लाठी से दबाकर पास रख ली और अपने विशाल शरीर को काठ की दीवार से टिकाकर आराम से बैठ गया। उसकी गोलाकार आंखों की हिंस्र दृष्टि कभी भारती और कभी डॉक्टर के चेहरे पर चक्कर काटने लगी। रामदास तलवलकर चुप था। बैरिस्टर कृष्ण अय्यर सिगरेट जलाकर पीने लगा और नवतारा सबसे दूर इस तरह जा बैठी जैसे उसका किसी के साथ कोई संबंध ही ना हो। आज वो भारती को पहचान भी न सकी हो। किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट का नाम तक नहीं था। उपन्यास पथ के दावेदार की कहानी जारी रहेगी अगले भाग में।